दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मुंबई में सीबीआई टीम एक्शन में दस्तावेज लेने पहुंची मुंबई पुलिस के दफ्तर। साथ ही आपको बता दें कि महामारी संकट में बेरोजगार 40 लाख कामगारों को बड़ी राहत, 3 महीने तक मिलेगा आधा वेतन। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब 1 सितंबर से हवाई यात्रा हो जाएगी महंगी, वसूला जाएगा नया चार्ज। और इसी के साथ जानेंगे कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू होने की संभावना। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले रूस की महामारी वैक्सीन को लेकर WHO ने कही है बड़ी बात। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बोले सितंबर में हो सकता है चुनाव का ऐलान। और साथ ही जानेंगे क्या पंजाब में फिर से मचेगा बवाल। प्रताप सिंह बाजवा बोले अमरिंदर को हटाएं, पंजाब में कांग्रेस को बचाएं। और इन सब के बीच जानेंगे मौसम के ताजा अपडेट को। तो ऐसे ही 20 बड़ी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मुंबई में सीबीआई टीम एक्शन में दस्तावेज लेने पहुंची मुंबई पुलिस के दफ्तर। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी जांच को शुरू कर दिया है। सीबीआई की 16 सदस्यों की टीम मामले की जांच में जुटी है। ईडी के बाद रिया पर सीबीआई का भी शिकंजा कस सकता है। वे इस केस की प्रमुख आरोपी हैं। सीबीआई की टीम कभी भी रिया को समन भेज सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई की एसआई टीम बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मिलने पहुंची है। प्रोटोकॉल के तहत सुशांत केस की जांच को लेकर बात होने वाली है। इस मीटिंग में सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। एजेंसी अब तक केस में की गई सभी जानकारी, फोरेंसिक सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दर्ज किए गए बयानों को हैंडओवर लेगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत केस की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। सीबीआई सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ करेगी। नीरज वही है जिन्होंने बताया था कि उन्होंने सुशांत को सुसाइड वाले दिन जूस दिया था। नीरज ने ही सुशांत के दरवाजा न खोलने की बात कही थी। नीरज से बिहार और मुंबई दोनों पुलिस ने पूछताछ की है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले? अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें और साथ ही अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि महामारी संकट में बेरोजगार हुए 40 लाख कामगारों के लिए राहत की खबर, 3 महीने तक मिलेगा आधा वेतन। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के करीबन 50% तक की रकम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस निर्णय से करीबन 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए तय किया है कि महामारी संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का आधा यानी कि 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक इस प्रस्ताव को गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की बैठक में रखा गया था। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो 21,000 रुपए तक के कर्मचारियों को ESI स्कीम के तहत बीमा मुहैया कराता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे और ESI के तहत रजिस्टर हैं। तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 1 सितंबर से हवाई यात्रा हो जाएगी महंगी, वसूला जाएगा नया चार्ज। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच एक और खबर है। 1 सितंबर से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट पर हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर 2020 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि DGCA के मुताबिक अगले महीने से घरेलू हवाई यात्रा को ASF के तौर पर 150 रुपए के बजाय 160 रुपए का पेमेंट करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1 सितंबर से $4.85 के बजाय $5.2 बतौर ASF चुकाना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि उल्लेखनीय ये है कि विमान कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल कर सरकार को जमा कराती है। इस रकम का इस्तेमाल पूरे देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाता है। मंत्रालय ने पिछले साल भी ASF में बढ़ोतरी की थी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से लागू यात्रा प्रतिबंध का सबसे अधिक असर विमानन क्षेत्र पर ही पड़ा है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि कई विमानन कंपनियां खर्चों में कटौती के उपायों के तहत कर्मचारियों के वेतन में कटौती, बिना वेतन छुट्टी पर भेजना और नौकरी से निकालने जैसे कदम उठा रही है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कंपनियां कर रही हैं, क्या ये उचित है? इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर
जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में फटाफट चेक करें अपना नाम। जानिए क्या है इसके लिए शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि अपना घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है। अब देश के गरीब लोग भी सरकार की मदद से अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। सरकार की ओर से पीएम आवास योजना की सुविधा दी जाती है। इस योजना के तहत खुद के घर की खरीद करने वालों को सरकार होम लोन पर सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में यदि आप होम लोन में सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और होम लोन में बचत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सरकार के इन दायरों में आना जरूरी है। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच होनी जरूरी है। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। होम लोन पर मिलने वाला ये सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है। पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी लेने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि 6.5% की क्रेडिट लिंक सब्सिडी केवल 6 लाख रुपए तक के लोन के लिए उपलब्ध है। जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है उन्हें 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। 18 लाख रुपए सालाना की इनकम वाले लोगों को 12 लाख रुपए के कर्ज पर 3% की सब्सिडी मिलती है। इन सभी में लोन की अवधि 20 साल की है। सब्सिडी वाले कर्ज की रकम के ऊपर अतिरिक्त लोन पर मौजूदा दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां पर होम पेज पर जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो आप भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू होने की संभावना। दोस्तों आपको बता दें कि करीबन 5 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो का संचालन कभी भी शुरू हो सकता है। इसकी संभावना बनने लगी है। ताजा गतिविधियां इस ओर इशारा करने लगी हैं। दरअसल बृहस्पतिवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मुखिया मंगू सिंह ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के परिचालन की प्रणाली के संचालन और रखरखाव की जांच के लिए स्टेशन का मुआयना किया। राजीव चौक दिल्ली के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन में से एक है। ऐसे में इस निरीक्षण को अहम माना जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। उधर डीएमआरसी के अधिकारियों ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी देते हुए नियमित निरीक्षण करार दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं जानकारों की माने तो मेट्रो ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की कड़ी में ये निरीक्षण किया गया है। ये निरीक्षण ऐसे समय में किया गया जब ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि उचित सुरक्षा नियमों के साथ मेट्रो सेवा का परिचालन अगले कुछ दिनों में शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों की माने तो मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों पर महामारी फैलने का डर अब नहीं रहेगा, क्योंकि मेट्रो में महामारी संक्रमण से बचाव की हर तरह की व्यवस्था कर ली गई है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो पहले ही कह चुका है कि वह आदेश के 48 घंटे के भीतर दिल्ली एनसीआर में मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि महामारी के 21 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक और 74% है रिकवरी रेट। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में 21 लाख से अधिक महामारी संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या में इजाफे से देश में स्वस्थ होने की दर 74.30% पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 29 लाख को पार कर गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में महामारी के 68,898 नए मामले सामने आए। इस दौरान 983 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 54,849 हो गई है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर घट रही है, जो अब 1.89% रह गई है। देश में महामारी के कुल 29,05,824 मामलों में से 21,58,947 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,92,028 एक्टिव मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देगी केंद्र सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सड़कों पर उतारी जाने वाली 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की। आर.के. सिंह ने दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की सराहना की और इसको आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार को अपना समर्थन दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंह ने शहर में 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देने का आश्वासन दिया है। केंद्र का समर्थन इस नीति के लिए एक विशाल उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और अधिक लोगों और संगठनों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने के लिए प्रेरित करेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस जैसे दूसरे देशों में तैयार हो रही महामारी वैक्सीन को भारत में उपलब्ध कराने की तैयारी विदेश मंत्रालय करेगा मदद। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में इन दिनों प्रतिदिन 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दुनिया भर में वैज्ञानिक महामारी की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया में रूस ने सबसे पहले महामारी की वैक्सीन
वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस बीच रूस ने कहा है कि वह इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी करने का इच्छुक है। ऐसे में सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर दूसरे देशों में तैयार हो रही महामारी वैक्सीन को भारत में लोगों के इस्तेमाल के लिए कैसे उपलब्ध होगी। इस सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय ने दिया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दूसरे देशों में तैयार हो रही महामारी की वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराने में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन प्रबंधन का राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाया है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय विशेष समूह दूसरे देशों की महामारी वैक्सीन बनाने में रुचि रखने वाले भारतीय कंपनियों की मदद करेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि वैक्सीन का राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा कि प्रासंगिक परीक्षण डेटा भारत को उपलब्ध कराया जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सौगात सरकारी स्कूलों के छात्रों के खाते में ट्रांसफर किए 137 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के 56 लाख से अधिक बच्चों के लिए 137.66 करोड़ रुपए का खाद्य सुरक्षा भत्ता ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही उन्होंने 2,10,000 मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के बैंक खाते में भी 42 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएमओ ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के 56,80,000 बच्चों को 137 करोड़ 66 लाख रुपए का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया है और 2,10,000 मिड डे मील रसोइयों के बैंक खाते में 42 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। चौहान ने कहा कि महामारी के कारण स्कूल अभी तक नहीं खोले गए हैं और इसको दोबारा खोलने के संबंध में निर्णय आगे के आंकलन के बाद में लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस की महामारी वैक्सीन को लेकर WHO ने कही ये बड़ी बात। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप कार्यालय में कहा कि उन्होंने महामारी के उस प्रायोगिक टीके के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है। पिछले सप्ताह रूस दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने की महामारी का टीका बना लिया। दोस्तों आपको बता दें कि बहरहाल टीके को लाइसेंस के पहले कारगर साबित करने के लिए आवश्यक परीक्षणों से गुजरना बाकी है और इससे पहले लाइसेंस मिलने को वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कहा जा रहा है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि ये टीका महामारी के लिए प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन इस दावे के पक्ष में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। आपको बता दें कि यूरोप में WHO की वरिष्ठ आपात अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने रूस के साथ सीधा संवाद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि WHO के अधिकारी विभिन्न कदमों और जानकारियों को जुटा रहे हैं जिनकी इस संस्था को आंकलन करने की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि WHO की यूरोपीय निदेशक डॉक्टर ने कहा कि एजेंसी टीके के विकास के लिए उठाए गए सभी अग्रिम कदमों का स्वागत करती है, लेकिन प्रत्येक टीके की क्लिनिकल परीक्षण की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। रूस के टीके का अभी तक कुछ ही दर्जन लोगों पर परीक्षण किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन की संख्या में और इजाफा करेगा रेलवे। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी रफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा करने पर विचार कर रहा है। राज्य सरकारों से बातचीत करके जिन रूट पर ज्यादा भीड़ है और लोगों को आरक्षित बर्थ नहीं मिल रहा है, उन रूट्स पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही अगले साल अप्रैल महीने से दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की योजना है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बाद यात्रियों को ट्रेन यात्रा का एक अलग अनुभव मिलेगा। नई दिल्ली कोलकाता और नई दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर कर दी जाएगी। जब भी नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा तो सभी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बंगाल में लगातार दूसरे दिन पूर्ण लॉकडाउन के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पुलिस प्रशासन ने कड़े उठाए कदम। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए बंगाल सरकार के पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन के कारण कोलकाता सहित पूरे राज्य भर में जनजीवन की रफ्तार थम सी गई है। महानगर सहित अधिकतर जिलों में सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दुकान, निजी और सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, परिवहन सेवा, बैंक आदि सब बंद रहे। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट से भी इस दिन सभी विमानों की आवाजाही रद्द कर दी गई है। वहीं हावड़ा, सियालदा और अन्य स्टेशनों से खुलने वाली स्पेशल ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बोले सितंबर में हो सकता है चुनाव का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सितंबर में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अधिकारियों से तेजी से काम करने को कहा। आपको बता दें कि इससे पहले
नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि अगर अगली बार लोगों ने सेवा करने का मौका दिया तो वे गाँव को आपस में जोड़ने के साथ साथ उन्हें राज्य मार्गों से भी जोड़ेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ इसको जोड़ने का कार्य भी करेंगे। नीतीश ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से 15,192.88 करोड़ रुपए की लागत से 14,405 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए इसकी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे पहले भी कह चुके हैं कि अगली बार अगर लोगों ने फिर से सेवा का मौका दिया तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम राज नहीं करते, हम सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश ने कहा कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है और हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण और हर घर तक नल का जल योजना का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 4,400 के करीब टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया था, जिनमें से अधिकांश टोलों को जोड़ दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं, तो जो सरकार कह रही है, जो सरकार ये सेवाएं दे रही है, क्या ये आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लालू की सुरक्षा में लगे 9 जवान महामारी पॉजिटिव रांची रिम्स में थे तैनात। दोस्तों, आपको बता दें कि रांची में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान महामारी पॉजिटिव मिले हैं। इस समय लालू यादव को रांची रिम्स के एक कैली डायरेक्टर बंगले में रखा गया है। ये सभी जवान बंगले के बाहर तैनात थे। रिम्स के अधीक्षक विवेक कश्यप ने कहा कि सभी जवानों को इलाज के लिए भेजा गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि क्या अब पंजाब कांग्रेस में भी मचेगा बवाल? प्रताप सिंह बाजवा बोले, अमरिंदर को हटाएं, पंजाब में कांग्रेस को बचाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को तानाशाह करार दे दिया है और उनके काम करने के तरीकों पर निशाना साधा है। बाजवा ने मुख्यमंत्री पर स्मगलर और मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों को बचाने का आरोप लगाया है। दरअसल ये मतभेद हाल ही में जहरीली शराब पीकर 121 लोगों की मौत के बाद उभरा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि कैप्टन कुछ बाबुओं के सहारे सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे और कैप्टन के बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है। ये मैं था जिसने चुनाव से पहले पीसीसी अध्यक्ष के रूप में काम किया। बीते 3 वर्षों में ये मेरा ही कठिन परिश्रम था जिसके अच्छे नतीजे रहे, इसलिए कोई भी निजी एजेंडा नहीं है। समस्या ये है कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए गए और हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि हरियाणा, यूपी समेत इन हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी। दोस्तों, आपको बता दें कि काफी समय से देश के कोने कोने में कहर बरपा रही भारी बारिश ने पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को अपना निशाना बनाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी से बड़ी गाड़ी सड़क पर जमा पानी में छोटी लगने लगी। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई है। रात से शुरू होती बारिश पूरे दिन तक चलती रही। हालांकि शुक्रवार को बारिश से कुछ राहत मिली, हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है। लेकिन बात अगर देश के मौसमी बुलेटिन पर करें तो मौसम विभाग ने कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ भी आ गई है और फिलहाल वहां भी विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह अनुमान लगाया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि अनुमान में बताया गया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान मुजफ्फरनगर, शामली, करनाल, कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, देवबंद, यमुनानगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। शुक्रवार को मुरादाबाद, अमरोहा, चांदपुर, हस्तिनापुर, खतौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर और बिजनौर में कुछ अन्य शहरों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में सरयू नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद वहां पर बाढ़ आ गई है और बाढ़ के मद्देनजर कोई इंतजाम सरकार द्वारा वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं हरियाणा में कई स्थानों की सड़कें लगभग 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव हो गया है, जिससे कि लोगों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। दोस्तों, अगर आपके वहां भी तेज बारिश हो रही है और इसी तरीके के हालात बने हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।